हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरगुन सिंह और आज हम हमारे फ्लेमिंगो के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग मेमोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड को एनालाइज करेंगे, समराइज करेंगे और इसके सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ स्माइल। अगर हम इस चैप्टर के राइटर के बारे में बात करें तो इस चैप्टर को एनीस जंग ने लिखा है, जो कि एक कंटेम्पररी इंडियन राइटर हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कंप्लीट की और इनके दोनों पेरेंट्स राइटर थे। ये चैप्टर उनकी बुक लॉस्ट स्प्रिंग मेमोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का पार्ट है, जिसमें उन्होंने इंडिया की ग्राइंडिंग पॉवर्टी और ट्रेडिशंस को कंडेम किया है और बताया है कि कैसे चिल्ड्रन का चाइल्डहुड एक्सप्लॉइट हो जाता है। अब अगर हम इस टाइटल का एनालिसिस करें लॉस्ट स्प्रिंग, तो यहां पे स्प्रिंग एक मेटाफर की तरह यूज हो रहा है, जहां पे स्प्रिंग सीजन को चिल्ड्रन के चाइल्डहुड से कंपेयर किया है कि जैसे स्प्रिंग में नए नए फ्लावर्स बड करते हैं, नए फ्रूट्स उगते हैं, वैसे ही चाइल्डहुड एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन वाइटल पीरियड है चिल्ड्रन की ग्रोथ के लिए, मेंटली और फिजिकली। इस चैप्टर में कई थीम्स को डिस्कस किया गया है, जैसे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, डिनायल ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिशियंस एंड साहूकार्स ऑन स्मॉल स्केल वर्कर्स। एनीस जंग ने दो डिफरेंट स्टोरीज को लिखा है, जहां पे एक सीमापुरी में सेट है जहां पे रैग पिकर्स रहते हैं और दूसरी फिरोजाबाद में जहां पे इंडियन बैंगल मेकिंग हब है, चूड़ियां बनती हैं। तो वहां पे उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स और कंडीशंस बताई हैं कि कैसे कंडीशंस में वहां वर्कर्स और बच्चे काम करते हैं। नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर, पहली स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ये साहिब नाम के प्रोटैगनिस्ट पे बेस्ड है। अब राइटर हमें बताती हैं कि उन्हें रोज सुबह साहिब मिलता है गार्बेज में से गोल्ड स्क्राउंड करता हुआ। इसमें उनका कहने का मतलब है कि वो रोज सुबह साहिब को रैक पिकिंग करते हुए देखती हैं। साहिब ने अपना घर, जो कि ढाका में ओरिजिनली बेस्ड था, बांग्लादेश में, बहुत पहले ही छोड़ दिया था और ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि वहां पे स्टॉर्म्स ने उनके ग्रीन फील्ड्स को खत्म कर दिया था, तबाह कर दिया था, तो उन्हें फोर्सफुली इंडिया शिफ्ट होना पड़ा। तो हमारी जो राइटर हैं वो साहिब से ऐसे ही कैजुअली बोलती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, और साहिब आंसर देता है कि उसके नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है, जब स्कूल खुलेगा वो चला जाएगा। तो राइटर को रियलाइज होता है कि उन्होंने कितनी शैलो बात बोल दी और फिर राइटर उससे पूछती हैं कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करती हूँ नेबरहुड में तो क्या तुम आओगे? तो वो एकदम खुश होकर बोलता है कि मैं ज़रूर आऊँगा। अब कुछ दिन बाद राइटर को साहिब वहीं पे मिलता है और वो उनसे पूछता है कि आपका स्कूल खुल गया? तो वो थोड़ा सा एम्बेरस होके कहती हैं कि एक स्कूल को खुलने में इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और तभी वो रियलाइज़ करते हैं कि ऐसे हॉलो प्रोमिसेस साहिब को दुनिया के हर कोने से मिलते हैं। काफ़ी महीने साहिब को जान लेने के बाद राइटर उससे उसका नाम पूछती हैं, तो वो बोलता है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो राइटर सोचती हैं कि अगर साहिब को उसके नाम का मतलब समझाना पड़े तो उसे काफ़ी मुश्किल होगी उसे डाइजेस्ट करने में। साहिब अपने फ्रेंड्स के साथ सड़कों पर नंगे पैर ही रैक पिकिंग करता है। उन लोगों का ग्रुप सुबह मॉर्निंग बर्ड्स की तरह सुबह सुबह आता है, रैक पिकिंग करता है और दोपहर तक गायब हो जाता है। राइटर उसके एक फ्रेंड से पूछती हैं कि तुमने शूज़ क्यों नहीं पहने? तो वो आंसर देता है कि मेरी मदर ने शेल्फ से निकाले ही नहीं शूज़। तो पीछे से उसका एक फ्रेंड आंसर देता है कि अगर निकाल भी दिए होते तो ये पहन कर नहीं आता। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है कि मुझे भी शूज़ चाहिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितनी वल्नरेबल कंडीशंस हैं इन रैक पिकर्स की, कि उनके पास पैरों में पहनने के लिए शूज़ तक नहीं है। अब राइटर रेट्रोस्पेक्शन में चली जाती हैं कि कैसे उन्होंने पहले भी डिफरेंट इंडिया के पार्ट्स में इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए है
कि लोग बेयरफुट क्यों घूमते हैं। तो जनरली लोग कहते हैं ये पॉवर्टी की वजह से नहीं है, ये हमारा एज लॉन्ग ट्रेडिशन है, ऐसा ही होता आ रहा है। वो हमें उडुपी के एक टेम्पल प्रीस्ट के बेटे की कहानी सुनाती हैं, जिसने गॉडेस से एक पेयर ऑफ शूज के लिए प्रे किया था, और जब उसे वो शूज मिल गए थे तो उसने कहा था कि प्लीज ये मेरे पैरों से कभी ना जाएं। और फिर वो रिकॉल करती हैं कि कैसे कई साल बाद जब वो दोबारा उस टेम्पल में गई तो वो टेम्पल काफी सूना सूना था। उन्होंने एक वर्ड मेंशन किया है यहाँ पर, एयर ऑफ डिसोलेशन, जिसका मतलब है अब वहां पर इतनी हलचल नहीं थी। मोस्ट प्रोबेबली लोग ना धीरे धीरे सिटीज की तरफ शिफ्ट होने लगे और ऐसे स्मॉल विलेजेस के स्मॉल टेम्पल्स में कम भीड़ रहती है। तो उन्होंने वहां पर देखा कि वहां एक न्यू प्रीस्ट रह रहा है और बैकयार्ड में प्लास्टिक चेयर्स बिछी हैं, और वहीं से उसका बेटा शूज और सॉक्स पहनकर दौड़ा दौड़ा आ रहा है। तो यहां पे राइटर ने डिस्कस किया है कि कैसे कुछ जगह कंडीशंस बेटर हुई हैं टाइम के साथ। अब राइटर के इसी एक्विंटेंस ने, मतलब इसी जानकारी ने उन रैक पिकर्स के साथ उन्हें सीमापुरी तक पहुंचा दिया, जो कि दिल्ली की पेरिफेरी, मतलब दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे एक बस्ती है। अब आयरॉनिकली यहां पे इन्होंने लिखा है कि सीमापुरी जितनी पास है दिल्ली के उतनी ही दूर है उससे। मतलब एक तरफ तो दिल्ली इतना डेवलप्ड सिटी है और ये सीमापुरी बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड एरिया है। उन्होंने बताया कि सीमापुरी में बांग्लादेशी स्क्वाटर्स रहते हैं, जो कि 1971 में यहां शिफ्ट हुए थे। उन्होंने उस प्लेस को उस टाइम चूज किया था क्योंकि वहां पर कोई ज्यादा बसावट नहीं थी, कोई लोग नहीं रहते थे, और राइटर ने कहा कि अब भी वो प्लेस वैसी की वैसी है। वहां पे मड, टीन और टारप्यूलिन से घर बने हैं और 10,000 रैक पिकर्स वहां रहते हैं। वो लोग 30 इयर्स से वहां पर रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के। बस उन लोगों के राशन कार्ड्स बने हुए हैं जिससे उन्हें वोटिंग का अधिकार मिल जाता है और राशन मिल जाता है। अब यहां पर राइटर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे एम्फसाइज किया है कि आइडेंटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खाना। अब राइटर एक ग्रुप ऑफ वुमेन से बात करती हैं जिनकी साड़ी थोड़ी सी फटी होती हैं, और वो बोलती हैं कि अगर हमें रात को सोने से पहले खाना मिल जाए और हमारी फैमिली भूखी ना सोए तो हम यहाँ पर ज़्यादा खुश हैं अपने फील्ड्स से बैक टू बांग्लादेश, जो अब डेजर्टेड हो चुके हैं। ये रैक पिकर्स यहाँ पर नोमैड्स की तरह रहते हैं, उन्हें जहाँ जैसे खाना मिलता है वो लोग वैसे वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद राइटर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे एम्फसाइज किया है कि गार्बेज इन लोगों के लिए गोल्ड है। यहाँ पे गोल्ड से मतलब है एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है जिससे वो अपना पेट भरते हैं और अपने सिर के ऊपर छत लाते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए ये उससे भी कहीं ज्यादा है, ये वॉन्डर में रैप्ड है, ये एक सरप्राइज है। जैसे साहिब ने बताया कि उसे कभी कभी ₹1 नोट मिल जाता है गार्बेज में, और कभी कभी तो ₹10 नोट भी मिल जाता है। और यहीं पे एक ह्यूमन साइकोलॉजी को डिस्कस करते हुए राइटर ने बताया कि अगर हमें सिल्वर मिलता है गार्बेज में से तो हम उसे और ढूंढते रहते हैं उस एक चीज की डिजायर की वजह से। अब सीन चेंज होता है और एक विंटर मॉर्निंग में वो साहिब को एक फेंस के पास खड़ा देखती हैं। वो फेंस बेसिकली एक टेनिस कोर्ट की फेंस है जहां साहिब खड़ा होकर मैच देख रहा होता है। तभी साहिब उसे बताता है कि मैं ना कभी कभी अंदर जाके स्विंग झूलता हूं। तभी राइटर नोटिस करती है कि साहिब ने भी टेनिस शूज पहने हैं और उसके एक शूज में एक होल है। तो साहिब ये देख लेता है और एक्सप्लेनेशन में बोलता है कि मुझे ना किसी ने दे दिए थे। अब एक थॉट प्रोसेस चलता है राइटर के माइंड में कि उसके लिए जिसको बेयरफुट घूमना पड़ता है, ये टॉर्न शूज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब टुवर्ड्स द रैपिंग ऑफ दिस फर्स्ट स्टोरी हम देखते हैं कि एक दिन मॉर्निंग में साहिब ना एक कनस्टर लेके, स्टील कनस्टर लेके, डोलू लेके दूध लेने जा रहा होता है। तो राइटर उसे नोटिस करके पूछती है कि ये क्या है,
तो वो उसे बताता है कि उसने टी स्टॉल पे जॉब ले ली है जहां उसे 800 रुपीज मिलते हैं और दिन की सारी मील्स मिलती हैं। अब यहीं पे राइटर नोटिस करती हैं कि वो जो स्टील कैनिस्टर है ना वो काफ़ी हैवी है उसके उस प्लास्टिक बैग के हिसाब से। अब ये सिंबॉलिकली हैवी है कि मतलब उस प्लास्टिक बैग के हिसाब से उसे ये कैनिस्टर उठाना ज़्यादा टफ लगता है, उसे हार्डशिप लगती है, क्योंकि वो प्लास्टिक बैग उसका अपना था और ये स्टील कैनिस्टर उस मिल्कमैन का है जिसके अंडर अब साहिब काम कर रहा है। और यहीं पे हम देखते हैं कि साहिब इज नो मास्टर ऑफ हिज ओन। अब इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी में हमने एनालाइज किया कि कैसे साहिब एक रैक पिकर से कंडीशन उसकी बेटर हुई, उसने एक टी सेलर के यहाँ जॉब तो ली पर उसकी फ्रीडम, उसकी चॉइस उससे छिन गई। अब हम सेकंड स्टोरी देखते हैं जो कि है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये मुकेश पे बेस्ड है जो कि फिरोजाबाद में रहता है। मुकेश जिद करता है कि उसे अपना खुद का मास्टर बनना है। वो अनाउंस करता है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। अब फिरोजाबाद एक छोटा सा टाउन है जो कि बैंगल मेकिंग के लिए ऑल ओवर इंडिया बहुत फेमस है। आगरा के पास ये सिचुएटेड है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, यानी कि हर दूसरी फैमिली फिरोजाबाद में बैंगल्स बनाती है और ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का हब है इंडिया में। यहां पर लोगों ने अपनी जनरेशंस बिता दी फर्नेंसेस के अराउंड वर्क करते हुए, बैंगल्स बनाते हुए। अब इन्हीं में से एक मुकेश की फैमिली है। अगर इन लोगों को जो इतने सारे बच्चों से चाइल्ड लेबर कराते हैं, बैंगल मेकिंग का हैजार्डस काम कराते हैं, पता चला कि इस पे जेल हो सकती है, तो 20,000 चिल्ड्रन उस फर्नेंसेस से बाहर आ सकते हैं। दिन के टाइम में उन डिंजी डार्क सेल्स में फर्नेंस के अराउंड काम करते हुए वो बच्चे अक्सर अपनी आईसाइट खो देते हैं। मुकेश राइटर को बहुत एंथुजियाज्म से अपने घर ले जाता है, जो कि वो कहता है रीबिल्ट हो रहा है, मतलब रिनोवेट हो रहा है। अब मुकेश राइटर को बड़ी ही स्टिंकी, यानी कि जहाँ से स्मेल आ रही है, उन लेन से ले जाता है और छोटे छोटे अजीब अजीब घरों के पास से ले जाता है जहाँ पर एनिमल्स और लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे पुराने टाइम में लोग रहते होते थे वैसे। मुकेश एक हाफ बिल्ट शैक के आगे जाके रुक जाता है और उसके आयरन गेट को वो लात से ऐसे करके खोलता है। अब राइटर घर में जाके नोटिस करती है कि एक साइड पे चूल्हे पे, फायर स्टोव पे एक वेसल पड़ा है जिसमें स्पिनच लीव्स पक रही हैं और नीचे एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का बर्तन पड़ा है जिसमें वेजिटेबल्स कटी पड़ी हैं। वहीं पे एक पतली सी लड़की जो उस चूल्हे के पास बैठी है और आसपास बहुत स्मोक है, स्माइल करके ग्रीट करती है राइटर को। वो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ है जिसके अंडर अब 3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुकेश की, उसके ब्रदर की और उसके फादर की। तभी वहां पे एक बूढ़ा आदमी एंटर करता है और वो लड़की पीछे चली जाती है ब्रोकन वॉल के और वेल कर लेती है, यानी कि घूंघट कर लेती है। अब यहाँ पर राइटर ने हमें समझाया है कि कैसे इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से एल्डरली मेन के आगे वुमेन वेल कर लेती हैं, और इस केस में वो एल्डरली मैन एक बैंगल मेकर है जिसने अपने करियर की शुरुआत एक टेलर की तरह की थी और फिर वो बैंगल मेकिंग के फील्ड में आ गया। वो अपनी पूरी लाइफ एक घर को रिनोवेट तक नहीं करवा पाया और अपने बच्चों को एजुकेशन भी नहीं दे पाया। उसे बस एक स्किल, एक आर्ट आती है जो कि है बैंगल मेकिंग की, जो उसने आगे अपने फैमिली में पास की। और तभी मुकेश की ग्रैंडमदर बोलती हैं कि ये कर्मा है, ये उसकी डेस्टिनी है, इससे बचा नहीं जा सकता। और वो क्वेश्चन करती हैं कि कैन अ गॉड गिवन लाइनेज बी ब्रोकन, क्या गॉड की दी हुई लाइनेज ब्रोक हो सकती है? उससे उनका मतलब होता है कि बॉर्न इन अ बैंगल मेकिंग फैमिली, क्या कोई इसके अलावा भी काम कर सकता है? बच्चा जब से बड़ा होता है वो अपने और दूसरों के, सबके घरों पे वही काम होता हुआ देखता है।
तो वो कुछ और करने की सोच भी कैसे सकता है। राइटर बैंगल्स के डिफरेंट कलर्स को एक्सप्लेन करती हैं और साथ ही उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में बताती हैं कि कैसे वो छोटे छोटे डार्क सेल्स में इतने ज़्यादा आवर्स के लिए काम करते हैं और उनकी आईसाइट चली जाती है। अपने फादर मदर के साथ फ्लिकरिंग लाइट में ऑयल की बच्चे काम करते हैं और वो भी मोल्ड करते हैं आयरन, यानी कि वेल्डिंग का काम करते हैं, जिससे उनकी आईज बहुत खराब हो जाती हैं। अब राइटर यहाँ पे सविता की बात करती हैं जो कि पिंक ड्रेस में बैंगल मेकिंग का काम कर रही होती है। उसके हाथ बिल्कुल एक मशीन की टोंग्स की तरह चल रहे होते हैं। वो बिल्कुल मैकेनिकली उसी काम को रिपीट करती जाती है और राइटर बोलती हैं कि इसे बैंगल्स की सैंक्टिटी के बारे में पता है। इसका मतलब कि उसे पता भी है कि ये कितनी सेक्रेट है बैंगल्स। एक ब्राइड के लिए उसकी ऑस्पिशियस मैरिज का सिंबल है वो। अचानक से किसी दिन उसे रेड वेल पहना दी जाएगी और उसके हाथों में रेड हीना लगा दी जाएगी और वो भी इस मैरिज के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बंध जाएगी। उसे तब उन बैंगल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा। जैसे कि उसके साथ एक ओल्ड वुमेन बैठी हैं जो कभी ना कभी खुद भी इसी प्रोसेस से, मैरिज से गुजरी होंगी। उनके हाथों में अभी भी बैंगल्स हैं पर उनकी आईज में कोई चमक नहीं है। वो कहती हैं कि पूरी लाइफ हो गई, उन्होंने एक अच्छी मील नहीं खाई। उनके साथ एक ओल्ड मैन बैठा होता है जो बोलता है कि मुझे बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ नहीं आता और उसने अपनी पूरी लाइफ अपनी आईसाइट भी खो दी और अपनी फैमिली को बस एक घर प्रोवाइड कर पाया। तभी राइटर सोचती हैं कि क्या इसने वो चीज़ अचीव कर ली जो काफ़ी लोग नहीं कर पाए लाइफ में, एक छत दे दी अपनी फैमिली को। सारे यंग मैन जो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं वो एक ही रोना रोते हैं कि कुछ और करने का उनके पास पैसा नहीं है। तो राइटर उन्हें कहती हैं कि तुम एक कॉर्पोरेट क्यों नहीं बना लेते, तुम सारे इकट्ठे होके एक कंपनी क्यों नहीं खड़ी कर लेते। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा अमूल का। जैसे छोटे छोटे फार्मर्स ने इकट्ठे एक कॉर्पोरेट बना ली। अब इतने सालों की मेहनत ने, टर्मोइल ने उनसे वो जेस्ट, वो कुछ करने की शक्ति ही छीन ली। तो वो लोग राइटर को कहते हैं कि यहाँ ना बहुत ही विशियस, बहुत विकेट सर्कल है मिडलमैन का। यहाँ पर पुलिस उन लोगों को ही एक्सप्लॉइट करेगी और बीटअप करेगी। उन सब के बीच कोई लीडर नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो उन सबको लीड कर सके। वो सब लोग एक सर्कल में फंसे हुए हैं, एक स्पाइरल में फंसे हुए हैं जहां पर वो पॉवर्टी से एपैथी की तरफ जाते हैं, फिर ग्रीड की तरफ जाते हैं और इनजस्टिस की तरफ जाके फिर पॉवर्टी की तरफ आ जाते हैं। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हुए राइटर लिखती हैं कि दो डिफरेंट पैरेलल वर्ल्ड्स दिखते हैं उन्हें यहाँ पे, जहां पे पहले में उन्हें पॉवर्टी दिखती है और सोशल स्टिग्मा दिखता है, वो कास्ट, वो ट्रेडिशन सिस्टम दिखता है जहां पर बैंगल मेकर्स कुछ और कर नहीं सकते। और दूसरी तरफ उन्हें वो विशियस ट्रैप, वो सर्कल दिखता है साहूकार्स का, मिडलमैन का, पुलिस का, ब्यूरोक्रेट्स का, जो कि टॉर्चर करती है और उन्हें कुछ करने नहीं देती। इन दोनों ने मिलके एक बच्चे के ऊपर ऐसा बैगेज रख दिया है जो बैंगल मेकर के घर पे बॉर्न होता है, जिसे वो कभी उतार नहीं सकता। और डेयरिंग उसके बॉर्न होने के कल्चर का पार्ट नहीं है। और वहीं पे मुकेश जैसा कोई अगर बोलता है कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, तो राइटर खुश हो जाती हैं। वो उससे क्वेश्चन करती हैं कि तुम कैसे सीखोगे, तो वो कहता है मैं गैरेज जाऊंगा और काम सीखूंगा। तो राइटर कहती हैं पर गैरेज तो दूर है, कैसे जाओगे। वो कहता है मैं वॉक करके जाऊंगा वहां तक। तभी राइटर उससे पूछती हैं कि क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो। तो मुकेश थोड़ा सा एम्बेरेस होके बोलता है नहीं, मैं सिर्फ कार चलाने का सपना देखता हूं। वो एम्बेरेस तो हो रहा है, एम्बेरेस इसलिए हो रहा है कि उसे ज़्यादा पता ही नहीं एयरप्लेन्स के बारे में, उसने कभी देखे ही नहीं फिरोजाबाद के ऊपर से एरोप्लेन्स ज़्यादा उड़ते हुए। तो जो चीज़ उसने देखी ही नहीं वो उस चीज़ को ड्रीम कैसे कर सकता है। जबकि फिरोजाबाद की रोड्स पे काफ़ी कार्स हैं
तो उसने उन कार्स को देखा है और अपना ड्रीम सेट किया है। और इसी के साथ यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, लिंक है, वहां से जाके आप ले सकते हो। राउंड अबाउट 50 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और अगर आप चाहते हो मैं उस क्वेश्चंस को डिस्कस करके उन पे भी एक वीडियो बनाऊं, सो प्लीज लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो थैंक यू एवरीवन, यू आर सच एन अमेजिंग ऑडियंस। और ऐसे ही वीडियोस एक्सप्लेनेशंस के मैं लाता रहूंगा।